everyone, welcome to the Hindu analysis. Right, today is 8th of August. First headline of the newspaper talks about the elections are stolen, says Rahul. EC demands proof. तो हुआ क्या है? Rahul Gandhi has alleged Rahul Gandhi has alleged that election commission is not doing their work properly. Now the problem is election commission is a constitutional body mentioned in article 324. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस उठेंगे तो द क्वेश्चन वुड बी डायरेक्टली ऑन डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. तो इन्होंने किया क्या, एक प्रेजेंटेशन रखी जिसमें इन्होंने कर्नाटका के जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे एलिगेशन लगाया कि दे शुड हैव वॉन 15 सीट्स बट दे कुड ओनली मैनेज 9. वाई? बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट द इलेक्शन कमीशन वॉज क्रिएटिंग. अब ये सब न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप बराबर को फॉलो कर रहे होगे तो बिहार में एक एक्सरसाइज हो रही है. ये जो एक्सरसाइज है ये करा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इस एक्सरसाइज का नाम है SIR विच स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. अभी नवंबर में इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं कहाँ पे? बिहार में. तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि देखो भाई बिहार में इलेक्शंस होंगे, इसके लिए वोटर आईडी चाहिए होगा, है ना? तभी आप वोट डाल पाओगे, क्योंकि याद रखो इंडिया का जो आर्टिकल 326 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वोटिंग की बात करता है ना. एनी सच पर्सन हु इज़ अबव द एज 18 शैल बी एलिजिबल टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स और जेंडर. अब एक चीज़ और है, अगर आपको इंडिया में वोट डालना है तो यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो वोट का राइट चाहिए तो पहले आपको अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी. जब आप सिटीजनशिप प्रूव करोगे देन ओनली यू गेट दिस राइट. अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो वोटिंग एज कितनी थी? 21. इट वॉज रिड्यूस टू 18 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989. तो ये बहुत दिन से इशू बॉयल अप होता जा रहा है जिसमें हम इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं. जैसे अभी आपने देखा होगा देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर बाय द नेम तेजस्वी यादव, है ना, ये जो ये लालू प्रसाद यादव जी के बेटे. तो अभी देखा गया SIR रिपोर्ट में उनके पास भी वोटर आईडी नहीं निकला, उनका नाम भी नहीं निकला, है ना. अब अगर वो वोट नहीं कर सकते तो ही कैन नॉट कंटेस्ट ऑल्सो, क्योंकि कंटेस्ट करने के लिए भी आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. चलो, तो खैर बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ है. इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जामिनेशन. इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए? इलेक्शन कमीशन को समझना, इंडिया में वोटिंग राइट्स को समझना, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. और एक याद रखो बात, इलेक्शन कमीशन का इंसेप्शन हुआ था 25 जनवरी 1950. तो 75 ईयर्स हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के 2025 में. तो इलेक्शन कमीशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. पढ़ के क्या क्या जाना है कि हमारे पास कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं? कितने हैं? 3. इलेक्शन कमिश्नर का रिटायरिंग एज क्या होता है? 65 और 6 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर. रिमूवल का प्रोसीजर जो है इट इज़ सिमिलर टू अ सुप्रीम कोर्ट जज. रिमूवल इज सिमिलर टू अ सुप्रीम कोर्ट जज. तो इलेक्शन कमीशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई 25 जनवरी इज एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे. नेशनल वोटर्स डे, ये एलेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो हमारे लिए ये कंट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं. हमें याद रखना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें पढ़ के जाना है इलेक्शन कमीशन. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलो, अब जैसे इन्होंने बोला कि बैंगलोर में एक महादेवपुरा नाम का असेंबली सीट है, मतलब MLA के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं विधानसभा की. वहाँ उन्होंने बताया कि 1,250 फेक वोटर्स थे. जब इन्होंने ये एलिगेशन लगाया तो हम सबको मालूम है सेंट्रल लेवल पे होता है इलेक्शन कमीशन और स्टेट लेवल पे होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन. अभी कर्नाटका के जो विधानसभा के चुनाव थे ये भी इलेक्शन कमीशन ही कराएगा. स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कराता है. ये याद रखो, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अब जो कर्नाटका के स्टेट इलेक्शन कमीशन के CEO हैं उन्होंने राहुल गांधी से बोला है कि अगर आप ये जो बोल रहे हैं इसका मुझे प्रूफ दे दीजिए. अभी एक राइटिंग दीजिए ओथ के साथ, है ना. हमारे पास एक लॉ है, उस लॉ का सेक्शन 23 बोलता है कि इनको ओथ अंडर साइन करके देना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना. तो राहुल गांधी जी ने इसके रिटेलिएशन में बोल दिया कि मैं तो एक नेता हूँ, तो मुझे ये ओथ में लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ. तो हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है. राहुल गांधी जी ने प्रूफ देने से तो मना कर दिया है, कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ. आगे इस पर क्या होगा तो देखेंगे. आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, फोकस ऑन इलेक्शन कमीशन. और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, अगर तुम्हारे दिमाग में कभी सवाल आए कि अगर मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊं तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप. खाली आधार कार्ड होने से आप इंडिया के सिटीजन नहीं बन जाओगे. सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी बोल चुका है. चलो, तो वेलकम टू वाटर डे ऑफ 8th अगस्त 2025. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ताइवान्स ग्रेट रिकॉल वोट. देखो, एक तो हम ये समझ लेंगे ताइवान,
है ना। आप ताइवान का कैपिटल वगैरह पढ़ के जाइएगा। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें राइट टू रिकॉल। ग्रेट रिकॉल छोड़िए, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल, देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, अगर तुम डेमोक्रेसी को तोड़ के पढ़ोगे तो डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, डेमोस प्लस क्रेसी। क्रेसी कहीं भी लिखी होगी तो क्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, क्रेसी मतलब पावर एंड पीपल। So when the power is in the hands of people, it is called as democracy. Now democracy can be of two forms: direct democracy and indirect democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी कैनॉट आस्क एवरीवन एवरी टाइम, राइट। कोई भी छोटा डिसीजन लेना है तो 140 करोड़ लोगों से वोट कराते फिर नहीं, थोड़ी करते फिरेंगे ना, हम 140 करोड़ लोगों से हर चीज़ के लिए वोट थोड़ी कराएंगे। तो हमने ऑप्ट करी अपने यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी चूज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। आपको नहीं अच्छा लगता तो आप 5 साल बाद उनको इलेक्शन में जितवाइएगा। चलो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ताइवान, जैसे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे क्या होता है, ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्ट करते हैं, बट ये हर छोटी छोटी चीज़ों पे डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग करा लेते हैं क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए इन कंट्रीज़ में बोला जाता है, इन कंट्रीज़ में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होगा तो पीपल विल डायरेक्टली वोट। अब देखो क्या है, क्या में तो नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल इंडिया में क्या होता है? इंडिया में इफ़ यू इलेक्ट एमपी की डेथ हो कर दे, डेथ हो जाए या तो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए सरकार की, चलो, तो इंडिया में राइट टू रिकॉल नहीं है। राइट टू रिकॉल होता क्या है? राइट टू रिकॉल ये कहता है कि मैंने तुमको 2024 से 2029 तक के लिए इलेक्ट किया, अब मुझे 2026 में तुम्हारा काम अच्छा नहीं लग रहा, तो ये जनता के पास पावर है कि वो इन एमपीज को वापस बुला लेगी और फ्रेश इलेक्शन। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में वी डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, वी डोंट हैव इट। और बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है, ताइवान में भी होता है। तो ताइवान में हुआ क्या है, वहाँ की जनता ने अपने 24 लॉ मेकर्स को, लॉ मेकर्स मतलब पार्लियामेंट मेंबर्स को वापस बुला लिया है। हमें पार्टी का नाम याद रखना है, कुओमिंटांग पार्टी। हम हांगकांग की कैपिटल पढ़ के जाएंगे, हम हांगकांग की करेंसी पढ़ के जाएंगे, कैपिटल पढ़ के जाएंगे, हम हांगकांग सॉरी ताइवान, ताइवान की करेंसी पढ़ के जाएंगे, है ना। इसके अलावा हम ये भी पढ़ के जाएंगे व्हाट इज़ राइट टू रिकॉल बिकॉज दिस कैन बी। आप अपने लॉ मेकर्स को वापस बुला लेते हो। क्या इंडिया में राइट टू रिकॉल है? नो, वी डोंट हैव इट इन इंडिया, बट डू वी हैव इट इन ताइवान? यस, वी हैव इट इन ताइवान, वी हैव इट इन ताइवान। डू वी हैव इट इन स्विट्जरलैंड ऑल्सो? तो राइट टू रिकॉल, रिकॉल मतलब वापस बुला लेना, राइट टू रिकॉल, मेरे पास ये पावर है उन लोगों को वापस बुला लेने की। तो ताइवान में हमने 24 एमपी वापस बुला लिए हैं। एक चीज़ और याद रखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस? इंडिया में जब इलेक्शन तो कोई भी जो 18 साल से ज़्यादा का है वो वोट डाल पाता है। दिस इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 326। चलो, इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो लेट्स से मान लीजिए 4 लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं, 4 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तो इंडिया में जो जो भी ज़्यादा वोट पाएगा, जो भी ज़्यादा वोट पाएगा, पड़ता आप कितने परसेंट वोट लाते हो। अगर आप दूसरों से एक वोट भी ज़्यादा लाओगे तो यू विल विन द इलेक्शन। मतलब देयर इज़ नो मिनिमम परसेंटेज दैट यू रिक्वायर। अगर किसी का वोट परसेंट 12 है, इसका वोट परसेंट 20 है ना, और इसका वोट परसेंट मान लीजिए 28 है, तो 28 12 इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, और 60 में मान लीजिए इसका वोट परसेंट है 30, बचे कितने? 10, 10 लोगों ने नोटा दबाया है, नन ऑफ द अबव, तो ये 30 वाला जीत जाएगा क्योंकि इसके पास कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा वोट है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल। ये दिस इज एप्लीकेबल इन इंडिया, ये इंडिया में एप्लीकेबल होता है। यूएस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, यूके में ये एप्लीकेबल होता है, यूके में ये एप्लीकेबल होता नहीं, हाँ यूके में दिस इज एप्लीकेबल, इंडिया में दिस इज एप्लीकेबल। तो ये जो हमें पढ़ना था दैट वी हैव कवर्ड, यू कैन रीड दिस इफ यू वांट टू। नाउ टॉकिंग अबाउट कार्बन सिंक, व्हाट इज कार्बन सिंक? देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के पास जो सन से आने वाले रेडिएशंस होते हैं, है ना, वो होते हैं लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में। कैसे? सॉरी, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में। कैसे शॉर्ट वेव्स? वेव्स जब ये अर्थ पे स्ट्राइक करते हैं की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और ये लॉन्ग वेव बन जाती है। इसको ऐसे इमेजिन करो, गाड़ी का जो शीशा होता है उसके अंदर हीट जाती है तभी गाड़ी वार्म हो जाती है, लेकिन हीट वापस नहीं निकल पाती तभी तो वो ट्रैप हो जाती है। मतलब हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारे अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस हमारे अर्थ के आसपास हैं, ये गैसेस, इनमें से कुछ ऐसी गैसेस होंगी, क्योंकि देखो ये तो मल्टीपल गैसेस होंगी ना, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें आर्गन भी है, इसमें CO2 भी है, इसमें मल्टीपल गैसेस है ना, अलग अलग तरीके की गैसेस है। लेकिन कुछ गैसेस की प्रॉपर्टी होती है, कुछ इनमें से कुछ गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो शॉर्ट वेव तो आने देगी,
जैसे गाड़ी का शीशा। बट जैसे ही वो अर्थ पे स्ट्राइक करके लॉन्ग वेव बनेगा, मैं लॉन्ग वेव को बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब जब मैं बाहर लॉन्ग वेव नहीं निकलने दूंगा तो मान के चलो ये गाड़ी का शीशा है और ये गाड़ी है, तो शॉर्ट वेव तो आई, हीट तो आई, पर जैसे गाड़ी का शीशा वो लॉन्ग वेव नहीं जाने देगा, वैसे ये गैसेस गाड़ी के शीशे का काम करेंगे। और ये जैसे गाड़ी के शीशे का काम करेंगे, कुछ गैसेस मैंने भी आपको बताई नहीं कौन सी गैसेस, उसमें से अब ये क्या करेंगे, गाड़ी में शीशे का काम करेंगे, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा, जैसे गाड़ी का टेम्परेचर राइज करता है। अब अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे ग्लोब का टेम्परेचर राइज कर गया, और बोला जाएगा इसको ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो रही है? कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस, इनको ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स को अपनी नर्सरी में उगाने के लिए, बड़ा करने के लिए एक ग्रीन हाउस बनाते हैं, ताकि हीट आए और हीट निकले नहीं वापस, है ना, तो इनका नाम पड़ गया ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना जरूरी है, यस और नो? तो आंसर आना चाहिए अगर यहाँ तक समझ में आया, यस, क्योंकि इनकी वजह से हीट ट्रैप होती है। अच्छा, हीट ट्रैप होती है तो इस वजह से जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, तो ये अर्थ पे ही तो पानी फैलेगा। यहाँ पे रखी बर्फ की सिल्ली अगर पिघलेगी तो ये पानी पूरे में इवन डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए वाटर लेवल यहाँ तक था, अब क्योंकि हीट की वजह से ये मान लीजिए बर्फ पिघल गई, ये बर्फ थी ये पिघल गई, तो ये पानी फैलेगा ना पूरे में। पानी फैलेगा तो मान लीजिए वाटर लेवल यहाँ तक था, वाटर लेवल यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला जो रीजन है ये तो पानी में सबमर्ज हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया? तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अच्छा, इसके लिए कोई एक कंट्री काम नहीं कर सकती, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उसका रीजन है, मान लीजिए इंडिया बोलता है हम ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट करेंगे, पाकिस्तान एमिट करता है, तो वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी आएगा ना। अब देखो, तो इस वजह से हमें CO2 का लेवल कम करना है, यस और नो? बिल्कुल कम करना है। अब CO2 रिलीज तो होगी, उसको रोक नहीं पाओगे। उसको रोक इसलिए नहीं पाओगे, किसी भी लिविंग को अगर बर्न करोगे, या कोई ऐसी चीज़ बर्न करोगे जो कभी लिविंग थी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जैसे तुम्हारे पेट्रोल एंड डीजल, जैसे तुम्हारा कोल, तो ये कभी तो लिविंग थे। तो इनसे ना CHONPS नाम की गैसेस हमेशा निकलेंगे। C स्टैंड्स फॉर CO2। तो CO2 तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब हम तो सिर्फ एक तरीके से टैकल कर सकते हैं कि हम CO2 को एब्जॉर्ब कर लें। हम ज़्यादा से ज़्यादा CO2 अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। अब एक CO2 एब्जॉर्ब करने का तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, विच इज़ कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन। भाई पेड़ लगेंगे, ये पेड़ पेड़ करता क्या है, CO2 एब्जॉर्ब करता है और O2 निकाल देता है। तो ज़्यादा ट्रीज लगेंगे तो वो CO2 एब्जॉर्ब करती जाएगी। समझ गए? अब देखो, और दूसरा क्या तरीका है, हमारे बहुत सारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये भी CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। तो हम सॉइल कवर बढ़ा दें तो भी ये काम हो जाएगा। दूसरा, जो हमारा वाटर है, वाटर के ऊपर छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं जिनको आप एल्गी बोलते हो, जिनको आप फाइटोप्लैंक्टन बोलते हो, है ना, छोटे छोटे शवाल जो पानी के ऊपर घूम रहे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, ये सब है। अब इनको भी तो अपना खाना प्रोड्यूस करना है ना, इनको भी तो खाना प्रोड्यूस करना, फाइटोप्लैंक्टन आर ऑल्सो टाइप ऑफ, है ना, ये अपना खुद फूड प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इनको भी CO2 चाहिए और O2 रिलीज करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी CO2 चाहिए, O2 रिलीज करते हैं। तो अगर हम अपने ओशंस में CO2 एब्जॉर्ब करने लगे तो इसको भी बोलेंगे ना, ये भी एक तरीके से क्या हो गया, कार्बन सिंक। अब सिंक क्या होती है? सिंक मतलब ऐसी चीज जिसमें आप कोई चीज भर के डाल दो, इसी को बोलेंगे कार्बन सिंक। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? अ स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर रिवील्स अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द एबिलिटी ऑफ यूरोपियन फॉरेस्ट टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक प्राइमरली ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज एंड इंटेंसिफाइड ह्यूमन एक्टिविटीज। ये कह रहा है कि एक स्टडी कराई गई, जिस स्टडी में ये बोला गया कि यूरोप, देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि यूरोप की बात हो रही है, बट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट कार्बन सिंक इज। ये कह रहा है कि यूरोप में जो पेड़ है उनकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब CO2 कम होती जा रही है। उसके इसने मल्टीपल रीजंस दिए, कह रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से ये रीजंस कम हो रहा है। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो पेड़ वेड़ काटोगे तो CO2 कम एब्जॉर्ब कर पाओगे। अच्छा, दूसरा याद रखो, जैसे इंडिया ने बोला है हम 2070 तक नेट जीरो करेंगे, मतलब जितना CO2 रिलीज करेंगे उतना ही CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे, विच इज कॉल्ड एज नेट जीरो। इंडिया करेगा इसको 2070 तक, चाइना करेगा 2060 तक, और US करेगा 2050 तक। इसमें यूरोपियन यूनियन भी कुछ कहेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कराएंगे फिट फॉर 55, फिट फॉर 55, और ये ने अचीव करना है 2030 तक, इसलिए लोगों को डर लग रहा है। फिट फॉर 55 का कॉन्सेप्ट ये कहता है, फिट फॉर 55 किसका इनिशिएटिव है? यूरोपियन यूनियन का। किसका इनिशिएटिव है? यूरोपियन यूनियन का। इसमें अराउंड कितने कंट्रीज हैं? 20। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल्स में। तो फिट फॉर 55 इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। ना फिट फॉर 55 कहता है कि यूरोप में जितना भी कार्बन रिलीज हो रहा होगा उसका 55% तक हम 2030 तक एब्जॉर्ब करने का इंतजाम कर चुके होंगे। मतलब मान लीजिए अगर यूरोप 100 यूनिट कार्बन रिलीज करेगा 2030 में, तो 55%, ऑलमोस्ट 55 यूनिट वो एब्जॉर्ब करना भी जानता होगा। तो इफेक्टिवली कितना रिलीज कर होगा? ओनली 45 यूनिट्स, एंड दिस दे हैव टू अचीव बाय 2030। या मॉक्स में भी क्वेश्चन आता है, मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग मॉक में फिट फॉर 55 पूछते रहते हैं। खैर इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस मैंने आपको बताया। देखो फॉरेस्ट भी कार्बन सिंक का काम करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा पेड़। सॉइल करता है, सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और ओशंस कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। ओशंस में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, जिनको मछलियां खाती हैं। अच्छा, ओशन की फूड चेन क्या होती है? यहाँ छोटे छोटे एल्गी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इनको स्मॉल फिशेस खाती हैं, स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खा लेती हैं, यही होता है।
तो ओशन भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, फॉरेस्ट भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, सॉइल भी कार्बन सिंक का काम करता है। चलो, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट कार्बन सिंक इज। फैक्ट्स हैं, डेटा है, इसको आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन देख के डर जाओगे। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको कार्बन सिंक जो बताई, वो नेचर में प्रेजेंट थी। ओशन नेचर में प्रेजेंट है, फॉरेस्ट नेचर में प्रेजेंट है, सॉइल नेचर में प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, बहुत सारी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज भी बना, जिसमें हम कार्बन को कर लेते हैं। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन ये एक टाइप की क्या है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। अंडरस्टूड। चलो, जैसे हम एफॉरेस्टेशन कम कर रहे हैं, एजिंग फॉरेस्ट, स्लोअर ग्रोथ, फॉरेस्ट पेड़ बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, फॉरेस्ट बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी CO2 एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इंक्रीज हार्वेस्टिंग रेट, मतलब हम एक पौधा उगाते हैं, जल्दी से उसको काट लेते हैं, फिर नया उगाते हैं, तो हार्वेस्टिंग रेट बढ़ गया है। डिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट सॉइल विद हाई टॉप सॉइल कार्बन स्टोरेज, तो फॉरेस्ट सॉइल है वो भी डिस्टर्ब होता रहता है, नई नई एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो इस वजह से ये बोल रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब देखो, इंडिया, याद रखना, दुनिया का पहला ऐसा देश था, विच इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपना खुद का, जिसने अपना खुद का कंज्यूमर एक्ट बनाया था। इसमें आपने सुना होगा वेरी पॉपुलर टैगलाइन, जागो, जागो ग्राहक जागो। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके बचाने के लिए हमने एक एक्ट बनाया, और दुनिया में हम पहले कंट्री बने जिसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाई। चलो, अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? ये मैंने आपको गोल्ड बोल के बेचा, ये गोल्ड नहीं निकला तो फंसा कौन? कंज्यूमर। ये मैंने आपको सिल्वर बोल के बेचा, आप ये सिल्वर नहीं निकला तो कौन फंसा? कंज्यूमर। इसी वजह से हमारे जो आपकी ये है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहले चिराग पासवान के फादर के पास थी, रामविलास पासवान जी के पास, यू जस्ट रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। पहले दुनिया में किसने बनाया कंज्यूमर पे? इंडिया ने। तो इसको चलाने के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड सप्लाईज। अब करते क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड सप्लाईज ने अपने अंडर एक बॉडी बना रखी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। आपने देखा होगा बहुत सारे ISI सर्टिफिकेट और ये सारे ISSO सर्टिफिकेट होते हैं, ये कौन इशू करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब तो गोल्ड पे भी अपना टप्पा लगाता है, राइट, मेटल्स पे भी लगाता है। तो BIS हमारे देश में क्वालिटी चेक करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है NABH अक्रेडिटेड, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लिखा होता है ISO अक्रेडिटेड। ये जितने होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कोचिंग्स होते हैं, है ना, स्कूल्स होते हैं, ये अपने लिए सर्टिफिकेट्स इशू कराते रहते हैं दुनिया, या फिर लोगों को दिखाने के लिए कि वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये इशू कौन करता है? BIS। अब BIS ने इंडिया में एक सर्वे कराया ये चेक करने के लिए कि जो तुम्हारी ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स है, ई कॉमर्स मतलब वेबसाइट जो तुमको ऑनलाइन सामान देते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और क्विक कॉमर्स वो होते हैं जो तुम्हें 10 मिनट में देने का वादा करते हैं, लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो, है ना, स्विगी, इंस्टामार्ट। तो उसने क्या, एक रैंडम सर्वे कर दिया ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का, जिसमें उसने ये देखा कि भाई वो जो प्रोडक्ट होल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या वो सारे कंप्लाइंसेस मीट कर रहे हैं कि नहीं, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं। अब हमें ये थोड़ी याद करना है कि उन्होंने ये सर्वे किया, हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिया में अगर प्रोडक्ट दिखता है तो उसका क्वालिटी टेस्ट जो होता है वो कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इवन गोल्ड के लिए भी यही करता है, अभी 2 साल पहले से, है ना। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फ्रॉम फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016। कौन सी मिनिस्ट्री में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक। तो स्टेटस के नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, जो होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, सर्विस सेक्टर हो चाहे गुड सेक्टर हो, उसका क्वालिटी सर्टिफिकेशन कौन देता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। याद रखो, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। चलो, BIS हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानून से बनी है, क्योंकि, है ना। चलो, इसका हेडक्वार्टर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इज इट दिल्ली और बॉम्बे? चलो, हाँ, चलो, तो दैट इज इट। 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूज वर देयर एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम। नाउ इफ यू आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज गो एंड इंस्टॉल आवर ऐप। इट्स अवेलेबल ऑन बोथ प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। प्ले स्टोर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्ले स्टोर का लिंक दबाते ही यू विल स्ट्रेट अवे गो ऑन टू द ऐप। अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हो तो माई इंस्टीट्यूट खुल के आएगा, माई इंस्टीट्यूट नाम का एक ऐप खुल के आएगा, उसमें आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछता है। ऑर्गेनाइजेशन कोड आप डाल दीजिएगा ईरावू, और आपको ये PDF अवेल हो जाएगी। अच्छा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, CUET और IP मैट, तो इसके कोर्सेज आर अवेलेबल, राइट। यू कैन गो एंड चेक आर ऐप, or you can also give us a call on this number 880-8888-415. For now, thank you so much. Tomorrow is Rakhi. I'm wishing everyone a very happy Raksha Bandhan. Please make good use of the weekend that you are getting, right? Celebrate your festival. Let's say half day, उसके बाद बाकी 1.5 दिन आप काम करो, आज के दिन आप काम करो। और आई एम विशिंग यू द वेरी बेस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट दिसंबर एग्जाम्स। CUET IP मैट में तो अभी टाइम है ना। एंड एज यू पीपल माइट नो, वी कंडक्ट दिस सेशन फ्रॉम Monday to Friday, so Saturday and Sunday would be off, right? We'll now meet on
Monday. If you have any such inquiry, any such doubts, you can give us a call on this number. Please make sure that you are calling in official hours from 10 to 7, मैक्सिमम 7:30 इन द इवनिंग. इसके पहले और इसके बाद कॉल मत करिए क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं, है ना. तो चलो, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर. फॉर नाउ दैट्स इट. वील प्रॉब्ली मीट ऑन मंडे नाउ. विशिंग यू हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दीज क्लासेस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बिकॉज देखिए हमारा वॉच टाइम बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, बट द नंबर ऑफ व्यूज आर नॉट इंक्रीजिंग. आई गेस यू पीपल आर नॉट शेयरिंग इट विद द राइट काइंड ऑफ पीपल. डू शेयर इट इफ यू लाइक द इनिशिएटिव. और अगर आपको लगता है, अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, सो वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उनको देखना प्लीज शुरू करो, है ना. चलो, नाउ सी यू ऑन मंडे. थैंक यू सो मच.